हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 10th के अंतर्गत अर्थशास्त्र को देख रहे थे और अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्याय 2 देख रहे थे। अध्याय 2 आपका है भारतीय अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक। इस लेसन के अंतर्गत हम लोग कुछ टॉपिक पर डिस्कशन कर चुके हैं। अगर जैसे बात करें तो आर्थिक गतिविधियां क्या होती हैं, क्षेत्रक किसे कहा जाता है, तथा इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण चीज हम लोग यह भी देख चुके हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक को किन आधारों पर बांटा गया है। हम लोग इस पर डिस्कशन कर चुके हैं। हम लोगों को आज डिस्कशन करना है इस लेसन के अंतर्गत, अध्याय 2 के अंतर्गत। ये भाग 2 होगा। भाग 2 होगा बेरोजगारी क्या है। बेरोजगारी क्या है तथा भारत में कितने प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, इसी पर डिस्कशन करना है। तो देखिए, बेरोजगारी को हम यहां पर डिफाइन करते हैं कि बेरोजगारी तब विद्यमान कही जाती है। लिखते हैं इसको, बेरोजगारी तब विद्यमान कही जाती है जब काम करने के इच्छुक व्यक्ति निर्धारित दर पर काम करने के लिए तैयार हो परंतु उसे काम उपलब्ध न हो। कहने का अर्थ यह है कि बेरोजगारी कब माना जाएगा, कि कब बेरोजगारी विद्यमान है या अस्तित्व में है, जब काम करने के इच्छुक लोग हों। जो काम करने के इच्छुक नहीं हैं उन्हें हम बेरोजगार नहीं कह सकते हैं। बेरोजगार तभी कहेंगे जब व्यक्ति क्या हो, वह काम करने की इच्छुक हो। दूसरा चीज क्या होता है कि निर्धारित दर पर, हम मनमाने दर पर हम काम नहीं खोज सकते हैं, क्योंकि जो बाजार का रेट है, जो मजदूरी है, वह निर्धारित मजदूरी है। और निर्धारित मजदूरी पर अगर कोई कार्य करने का इच्छुक व्यक्ति है और उसे रोजगार नहीं मिलता है, तब हम कहते हैं कि बेरोजगारी की परिस्थितियां विद्यमान हैं। नंबर 1, तो इसे हम बेरोजगारी कहते हैं। भारत में कितने प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? बेरोजगारी अब भारत में कितने प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, इसको देख लेते हैं। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी, दूसरा मौसमी बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, तथा लास्ट है खुली बेरोजगारी। अगर हम प्रच्छन्न बेरोजगारी की बात करें कि प्रच्छन्न बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो कृषि एवं सहायक क्षेत्रक, कृषि एवं सहायक
क्षेत्रक यानी कि प्राथमिक क्षेत्रक में पाई जाती है, प्राथमिक क्षेत्रक में पाई जाती है, क्योंकि कृषि एवं सहायक क्षेत्रक को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्रक के नाम से जानते हैं। अगर मौसमी बेरोजगारी की बात करें तो यह भी क्या है, प्राथमिक क्षेत्रक, प्राथमिक क्षेत्रक तथा असंगठित क्षेत्रक में पाई जाती है, असंगठित क्षेत्रक में पाई जाती है। शिक्षित बेरोजगारी सर्वत्र पाई जाती है। आज के समय में बहुत से लोग शिक्षित हैं लेकिन उन्हें रोजगार उपलब्ध नहीं है। अगर हम कहें खुली बेरोजगारी की बात करें तो खुली बेरोजगारी औद्योगिक क्षेत्रक में, औद्योगिक क्षेत्रक में पाई जाती है। हम जानते हैं कि औद्योगिक क्षेत्रक को ही विनिर्माण क्षेत्रक कहा जाता है, विनिर्माण क्षेत्रक कहा जाता है तथा इसी क्षेत्रक को ही हम लोग द्वितीयक क्षेत्रक के नाम से जानते हैं, द्वितीयक क्षेत्रक के नाम से जानते हैं। अब प्रश्न उठता है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं, क्योंकि अगर बेरोजगारी की बात की जाए तो भारत में निम्नलिखित 4 प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी तथा खुली बेरोजगारी। अब यह किस क्षेत्रक में पाई जा रही है, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी की अगर बात करें तो प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि एवं सहायक क्षेत्रक में पाई जाती है और कृषि एवं सहायक क्षेत्रक को ही हम लोग प्राथमिक क्षेत्रक के नाम से जानते हैं। अगर मौसमी बेरोजगारी की बात करें तो प्राथमिक क्षेत्रक, जिसको हम लोग कृषि एवं सहायक क्षेत्रक के नाम से भी जानते हैं, उस क्षेत्रक में पाई जाती है तथा असंगठित क्षेत्रक में भी क्या पाई जाती है, बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। उसी प्रकार से अगर शिक्षित बेरोजगारी की बात करें तो शिक्षित बेरोजगारी की समस्या सर्वत्र समस्या है, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे शहरी क्षेत्र हो, चाहे प्राथमिक क्षेत्र की बात की जाए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं ग्रामीण क्षेत्र में जो कि प्राथमिक क्षेत्र में काम करते हैं लेकिन शिक्षित हैं और उन्हें भी रोजगार की तलाश है लेकिन उन्हें रोजगार उपलब्ध नहीं है। अगर हम बात करें खुली बेरोजगारी की बात करें तो खुली बेरोजगारी किस क्षेत्रक में पाई जाती है, तो खुली बेरोजगारी औद्योगिक क्षेत्रक में पाई जाती है और औद्योगिक क्षेत्रक को ही हम लोग विनिर्माण क्षेत्रक तथा द्वितीयक क्षेत्रक के नाम से जानते हैं। अब हम लोग एक एक को यहां पर देखते हैं कि प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है। एक एक बेरोजगारी का हम लोग अध्ययन करते हैं कि इसको क्या, कब प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाएगा, कब मौसमी बेरोजगारी कहा जाएगा, कब शिक्षित बेरोजगारी कहा जाएगा तथा कब खुली बेरोजगारी कहा जाएगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, बेरोजगारी हम जानते हैं इसके पहले वाले लेसन के इसके पहले वाले क्लास में हम लोग कुछ चीज़ों पर डिस्कशन किए और उस डिस्कशन के अंतर्गत हम लोग एक टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे थे कि भारत में सर्वाधिक जीडीपी में योगदान, भारत में सर्वाधिक जीडीपी में योगदान, जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद में योगदान किस क्षेत्रक का है, तो तृतीय क्षेत्रक का है, तृतीय क्षेत्रक का है, जिसको हम लोग सेवा क्षेत्रक के भी नाम से जानते हैं, सेवा क्षेत्रक के नाम से भी जानते हैं। लेकिन भारत में सर्वाधिक लोग कहां लगे हुए हैं, किस क्षेत्रक के अंतर्गत काम करते हैं, तो अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो दूसरा पॉइंट यह है कि भारत में सर्वाधिक लोग यानी आधे से अधिक लोग, आधे से अधिक लोग कहां पर काम कर रहे हैं, तो वह प्राथमिक क्षेत्रक में काम कर रहे हैं, प्राथमिक क्षेत्रक में काम कर रहे हैं। यहां पर एक प्रश्न उत्पन्न होता है, यहां पर प्रश्न उत्पन्न होता है कि अगर सर्वाधिक लोग प्राथमिक क्षेत्रक में लगे हुए हैं, प्राथमिक क्षेत्रक में काम कर रहे हैं, तो जीडीपी में यानी भारत की जीडीपी में इसका योगदान सर्वाधिक क्यों नहीं है।
अगर हम कहें सेवा क्षेत्र की, तो सेवा क्षेत्र में सर्वाधिक लोग नहीं लगे हुए हैं, प्राथमिक क्षेत्र की अपेक्षा वहां पर कम लोग लगे हुए हैं, लेकिन इसका जीडीपी में योगदान सर्वाधिक है। इसका अर्थ है कि यहां पर उत्पादन ज्यादा हो रहा है, यहां पर उत्पादन ज्यादा हो रहा है और यहां पर उत्पादन कम हो रहा है। यही कारण है कि जीडीपी में इसका योगदान यानी कि प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कम है, तथा अगर तृतीय क्षेत्र की बात करें तो उसका योगदान ज्यादा है। इसका अर्थ यह भी है कि यदि प्राथमिक क्षेत्र से कुछ लोगों को हम निकाल दें, कुछ लोगों को बाहर कर दें, तब भी उसके उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि जब सर्वाधिक लोग लगे हुए हैं और उत्पादन कम हो रहा है, इसका अर्थ है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्प बेरोजगारी से ग्रसित हैं, अल्प बेरोजगारी से ग्रसित हैं। अब ये अल्प बेरोजगारी का मतलब क्या होता है? अल्प बेरोजगारी का मतलब होता है कि जितना वह काम कर सकते हैं उतना उनको काम उपलब्ध नहीं है। सपोज कीजिए कि पूरे दिन भर में कोई व्यक्ति 8 घंटा काम करके उत्पादन करता है, लेकिन उसको काम तो मिलता है, लेकिन उसको काम 2 घंटे का मिलता है, 3 घंटे का मिलता है, 2 घंटे का मिलता है, 3 घंटे का मिलता है, 4 घंटे का मिलता है या 5 घंटे का मिलता है। यानी उसको क्षमता के अनुसार उसे रोजगार उपलब्ध नहीं है। इसीलिए प्रच्छन्न बेरोजगारी को अल्प बेरोजगारी के नाम से भी जाना जाता है। यह बेरोजगारी दिखाई नहीं देती है, लोग ऐसा महसूस होता है कि लोग क्या हैं, काम कर रहे हैं, रोजगार उनके पास है, लेकिन वास्तव में जब उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं होता है तो उनके काम का कोई प्रभाव भी नहीं होता है। और यही कारण है कि इस बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी के भी नाम से जानते हैं, छिपी हुई बेरोजगारी के नाम से जानते हैं, या इसको गुप्त बेरोजगारी भी कहा जाता है, गुप्त बेरोजगारी भी कहा जाता है। क्यों? इसलिए क्योंकि यह बेरोजगारी क्या है, दिखाई नहीं देती है, वास्तव में होती है, लेकिन यह बेरोजगारी क्या है, दिखाई नहीं देती है। क्यों नहीं दिखाई देता है? इसलिए दिखाई नहीं देता है क्योंकि लोग काम में तो लगे रहते हैं, लेकिन उनके काम के अनुसार उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं होता, उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं होता। इसीलिए हमने कहा कि यहां पर क्या है कि अगर प्राथमिक क्षेत्र में जो आधे से अधिक लोग इंगेज हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन उनके काम के परिणाम स्वरूप उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हो रहा है, तो ऐसे समय में कुछ लोगों को यदि प्राथमिक क्षेत्र से निकाल भी दिया जाए तो उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कहने का अर्थ है कि वे प्रच्छन्न रूप में या छुपी रूप में या गुप्त रूप में वे लोग भी बेरोजगार हैं। अगर हम इसका उदाहरण क्रिएट करते हैं, इसका उदाहरण किताब में भी दिया गया है, वैसे उदाहरण आप अपने मन से भी, अगर ये इस पर प्रश्न पूछता है और प्रच्छन्न बेरोजगारी महत्वपूर्ण होता है, इस बेरोजगारी के अंतर्गत 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी पर पूछता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी पर पूछता है, या फिर कभी कभी खुली बेरोजगारी पर लघु उत्तरी क्वेश्चन पूछ देता है, लघु उत्तरी क्वेश्चन पूछ देता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अगर हम प्रच्छन्न बेरोजगारी की बात करें और उदाहरण क्रिएट करने की बात करें कि कैसे आप उदाहरण, तो आप अपने मन से उदाहरण बना सकते हैं। जैसे अगर ग्रामीण क्षेत्र में एक व्यक्ति के 5 लड़के हैं, 5 लड़के हैं, तथा वह स्वयं यानी कि वह व्यक्ति और उसकी पत्नी, यानी इस तरह से क्या हैं, 7 लोग हैं, और उसके पास कितना, तो 2 एकड़ जमीन है, एकड़ जमीन है, 2 एकड़ जमीन है, और 2 एकड़ जमीन पर कितने लोग काम कर रहे हैं, 7 लोग काम कर रहे हैं, और इस 2 एकड़ जमीन से उसको 30 कुंतल अनाज उत्पादित करता है।
यानी कहने का अर्थ है कि एक ग्रामीण क्षेत्र में एक व्यक्ति है जिसके 5 लड़के हैं, स्वयं भी उस खेत पर काम करता है, उसकी पत्नी भी काम करती है। 5 लड़के, स्वयं और उसकी पत्नी, यानी 7 लोग। उसके पास कितने एकड़ जमीन है? तो 2 एकड़ जमीन है। और कुल उत्पादन कितना करता है? 30 कुंटल करता है। चूंकि ये सभी लोग इसी खेत पर काम करते हैं और जिससे उत्पादन 30 कुंटल का होता है। अगर इसके 3 पुत्रों को किसी दूसरे क्षेत्र में रोजगार मिल जाए, चाहे औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार मिल जाए, चाहे सेवा क्षेत्र में रोजगार मिल, यानी किसी भी क्षेत्र में रोजगार मिल जाए, तो इससे उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहां पर 30 कुंटल का अनाज अगर उत्पन्न होता है तो 30 कुंटल अनाज उत्पन्न होगा ही होगा। लेकिन ये 3 लोग, जो अतिरिक्त 3 लोग हैं, ये अतिरिक्त जो 3 लोग हैं इसी खेत पर काम कर रहे हैं, उनके काम के परिणाम स्वरूप कुछ भी उत्पादन में वृद्धि नहीं हो रहा है। इसका अर्थ यह है कि यह 3 लोग जो अतिरिक्त हैं, ये क्या हैं? प्रच्छन्न रूप से बेरोजगार हैं, या इसे ही हम लोग छुपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। छुपी बेरोजगारी या फिर गुप्त बेरोजगारी इसे ही कहा जाता है। इसे ही हम लोग गुप्त बेरोजगारी कहते हैं। ये 3 लोग क्या हैं? गुप्त रूप से, वास्तव में यह दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि क्या है? काम कर रहे हैं। अल्प बेरोजगारी अगर हम कब कहेंगे? क्योंकि ये लोग काम तो कर रहे हैं लेकिन पूरे दिन इनको काम नहीं मिलता है। कभी किसी दिन 2 घंटे काम करते हैं, किसी दिन 3 घंटे काम करते हैं, किसी दिन 1 घंटे काम करते हैं, और इस तरह से ये लोग क्या हैं? काम में तो लगे हुए हैं लेकिन इनके काम के परिणाम स्वरूप उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसीलिए इसे अल्प बेरोजगारी भी कहा जाता है। बेरोजगारी भी कहा जाता है। यह शुद्ध रूप में, अभी हमने बताया कि यह शुद्ध रूप में किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो प्राथमिक क्षेत्र में पाया जाता है, जिसे हम लोग कृषि एवं सहायक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि प्रच्छन्न बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए कुछ उपाय सुझाइए, या फिर आपसे कहा जाए कि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए कुछ उपाय सुझाइए, तो आप क्या करेंगे? क्योंकि हमने कहा कि इस चैप्टर के अंतर्गत जो प्रच्छन्न बेरोजगारी होता है, क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है। और इस लेसन से, यानी कि बेरोजगारी से यदि कोई प्रश्न पूछता है तो वह प्रच्छन्न बेरोजगारी से पूछता है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है, प्रच्छन्न बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए कुछ उपाय सुझाइए, या भारत के ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजन करने के लिए कुछ उपाय सुझाइए। अगर दोनों प्रकार के क्वेश्चन करता है तब आप क्या करेंगे, तो मैं उस पर चर्चा करूंगा। और इस बेरोजगारी के अंतर्गत खुली बेरोजगारी भी क्या है? इंपॉर्टेंट है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब प्रच्छन्न बेरोजगारी को दूर करने के लिए, या छुपी हुई बेरोजगारी को दूर करने के लिए, या गुप्त बेरोजगारी को दूर करने के लिए, या अल्प बेरोजगारी को दूर करने के लिए आप क्या उपाय किया जा सकता है, ताकि प्राथमिक क्षेत्र में और अधिक उत्पादन हो या अन्य रोजगार का सृजन हो सके। यानी हम कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी को दूर करने के लिए, रोजगार का दूर करने के लिए रोजगार का सृजन कैसे किया जाए, देखिए, हम बार बार कहते हैं कि देखिए, जब बोर्ड के एग्जाम में हम लोग जाते हैं तो न जाने कैसा क्वेश्चन पूछेगा, इसके संबंध में ना हम कह सकते हैं ना आप कह सकते हैं। मैं ये बार बार बात आप लोगों से कहता हूँ, इसलिए कहता हूँ कि हर तरीके से आप तैयार रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि बेरोजगारी आप तैयार किए हों, हो सकता है कि आपने प्रच्छन्न बेरोजगारी जानकारी हो, लेकिन प्रच्छन्न बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए कुछ उपाय आप नहीं जानते हैं, जबकि वास्तव में आपको अगर थोड़ा सा बता दिया जाए तो आप भी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, आप भी
खेती गृहस्थी को देखते हैं और उसके अंतर्गत यह चीज पाते हैं कि प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है, छुपी हुई बेरोजगारी क्या है, गुप्त बेरोजगारी क्या है और उस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है। तो अगर ये जानकारी रहेगा तो आपको लिखना आसान रहेगा। अगर प्रथम की बात करें तो कुछ बुनियादी सुविधाओं को यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ बुनियादी सुविधा जैसे बांध बनाकर, आपकी किताब में इसी प्रकार से लिखा हुआ कि प्रच्छन्न बेरोजगारी को दूर करने के लिए या अतिरिक्त रोजगार के सृजन करने के लिए कुछ उपाय बताइए। तो उसके अंतर्गत एक उदाहरण क्रिएट किया है और उसी उदाहरण के माध्यम से इन सारी समस्याओं को दूर करने के उपाय को सुझाया गया है, जबकि मैं इसको डायरेक्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ बुनियादी सुविधा जैसे बांध बनाकर नहरों का विकास, नलकूप, तालाब लगाकर असिंचित खेतों को सिंचित करने के लिए योजना बनाकर रोजगार का सृजन किया जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि यदि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर कृषि एवं सहायक क्षेत्र की हम बात कर रहे थे, तो कृषि एवं सहायक क्षेत्र में यदि जो सिंचित खेत नहीं हैं, जिनकी सिंचाई न होने के कारण एक ही फसल का उत्पादन हो रहा है और जिसमें अभी हमने जो उदाहरण क्रिएट किया था, जो उदाहरण बनाया था, उसके अंतर्गत बताया था कि 2 एकड़ जमीन पे 7 लोग कार्य कर रहे हैं, लेकिन उत्पादन उतना ही हो रहा है जितना कि अगर 3 लोगों को निकालने के बाद उत्पादन होता। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि अगर सरकार क्या करे, ग्रामीण क्षेत्र में कुछ बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करा दे, जैसे बांध बनाकर नहरों का विकास करे, तालाब खुदवाए, चाहे नलकूप लगवाए, चाहे अन्य सिंचाई की सुविधाएं लगा करके या इस प्रकार की योजना बना करके यदि असिंचित क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था कर दिया जाए तो वहां पर भी क्या हो सकता है, वहां पर कई प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जा सकता है। और इस तरह से जो लोग वहां पर अतिरिक्त लोग लगे हुए हैं क्या करेंगे, अतिरिक्त उत्पादन करेंगे और जिससे उनको भी, जो अल्प बेरोजगारी से ग्रसित हैं, उनको भी रोजगार मिलना प्रारंभ हो जाएगा। अगर हम दूसरे की बात करें, तो ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था, सड़कों का निर्माण कर। अब इससे क्या होगा, यदि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर अल्प बेरोजगारी पाई जा रही है या प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जा रही है, उन क्षेत्रों को में परिवहन की व्यवस्था करने से कई लाभ होगा। कुछ लोगों को सेवा क्षेत्र यानी तृतीय क्षेत्र का सृजन होगा, यहाँ पर तृतीय क्षेत्र का सृजन होगा और हम जानते हैं कि परिवहन किसके अंतर्गत आता है, परिवहन तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर परिवहन व्यवस्था दुरुस्त होगी, 12मासी सड़कों का निर्माण होगा यानी पक्की सड़कों का निर्माण होगा, तो परिवहन व्यवस्था में सुधार होगा और उससे क्या होगा कि कुछ लोग जो ग्रामीण क्षेत्रों में
प्रच्छन्न रूप से बेरोजगार हैं या अल्प बेरोजगारी से ग्रसित हैं, उन लोगों को भी क्या हो जाएगा, इस परिवहन व्यवस्था में रोजगार उपलब्ध होने लगेगा। तो यानी हम कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था, सड़कों आदि का निर्माण करके क्या किया जा सकता है, रोजगार का सृजन किया जा सकता है। अगर हम तीसरे की बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र के लिए सस्ते दर पर बैंक ऋण उपलब्ध कराकर। अब इसमें क्या होता है कि देखा गया है कि प्राथमिक क्षेत्र में बहुत से लोग ऐसे भी लगे हुए हैं जो कि गरीब हैं, जिनके पास संसाधन का अभाव है। अब ऐसे लोग खेती करते हैं तो उनके लिए समस्याएं, तमाम तरह की समस्याएं होती हैं। बीज की समस्या होता है, उर्वरक की समस्या होता है, कृषि यंत्रों की समस्या होता है। तो ऐसी स्थिति में यदि सरकार क्या करे कि ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते दर पर बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाए, ताकि वहां के किसान बीज खरीदने में समर्थ हो जाएं, कृषि यंत्र को खरीदने में समर्थ हो जाएं, उर्वरक खरीदने में समर्थ हो जाएं, पंप सेट लगाने में समर्थ हो जाएं। ऐसे हालात में क्या होगा, उनके उत्पादन में वृद्धि होगा, और उनके उत्पादन में वृद्धि होने से उनकी आय में क्या हो जाएगी, वृद्धि होना प्रारंभ हो जाएगा। और इस तरह से जो प्रच्छन्न बेरोजगारी, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रच्छन्न बेरोजगारी की समस्या है, उस समस्या को यदि हम चौथे की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में भंडारण की सुविधा या भंडारण की सुविधा, शीत गृह नहीं होता है, शीत भंडारण गृह होता है, जिसको आम अंग्रेजी में कोल्ड स्टोरेज बोलते हैं। को बनाया जाए, बनाने से अतिरिक्त रोजगार का सृजन होगा। अब इससे क्या होता है कि अगर ग्रामीण क्षेत्रों में भंडारण की सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापार में वृद्धि होगा, तथा अगर कोल्ड स्टोरेज बना दिया जाए तो कोल्ड स्टोरेज में जैसे कि किसान होते हैं, कुछ आलू बोते हैं, प्याज बोते हैं, अगर कोल्ड स्टोरेज में इनको स्टोरेज करने की व्यवस्था कर दिया जाए, कोल्ड स्टोरेज खोल दिया जाए, तो इससे क्या होगा, व्यापार में वृद्धि होगी। और कुछ लोग जो अल्प रूप में बेरोजगार हैं, जो प्रच्छन्न रूप में बेरोजगार हैं, उनको भी रोजगार उपलब्ध होने लगेगा, क्योंकि वो लोग क्या करेंगे, कुछ लोग व्यापार में चले जाएंगे, कुछ लोग परिवहन में चले जाएंगे, कुछ लोग शीत गृहों में काम करना प्रारंभ कर देंगे, और इस तरह से क्या हो जाएगा, अतिरिक्त रोजगार का सृजन होगा। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, पांचवें की बात करें, तो यदि ग्रामीण क्षेत्रों में जो कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं, हालांकि सरकार इसके लिए प्रयास करती है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, वह क्या हो जाते हैं, विद्यालय नहीं जाते हैं, वह घर पे ही रह जाते हैं। तो जो अतिरिक्त बच्चे हैं जो घर पे रह जाते हैं, विद्यालय नहीं जाते हैं, वह किस में चले जाते हैं, बाल श्रम में चले जाते हैं, बाल श्रम में चले जाते हैं, यानी कि बाल श्रमिक हो जाते हैं। यदि इन बाल श्रमिकों को विद्यालय भेजने का, स्कूल भेजने का प्रबंध कर दिया जाए, तो इस स्कूल भेजने के प्रबंध करने के कारण क्या होगा, अतिरिक्त भवनों की आवश्यकता होगी, अतिरिक्त अध्यापकों की आवश्यकता होगा, तथा अतिरिक्त लोगों की आवश्यकता होगी, किसके लिए, शिक्षा व्यवस्था के संचालन के लिए। और इस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में भी क्या हो सकता है, ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार का सृजन हो सकता है। अगर
छठवें की बात करें तो छठवें के अंतर्गत यदि ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्वास्थ्य सुविधाएं होती हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं को यदि बढ़ा दिया जाए, स्वास्थ्य सुविधाओं को यदि और विस्तार कर दिया जाए, तो ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक डॉक्टर, नर्स तथा तमाम तरह की चीज़ों की आवश्यकता होगी और इस तरह से लोग जो प्रच्छन्न रूप से बेरोजगार हैं उनको भी रोजगार उपलब्ध होने लगेगा। अगर हम नेक्स्ट की बात करें और लास्ट की बात करें तो सरकार क्या कर सकती है? सरकार उन क्षेत्रों की पहचान कर सकती है जहां पर जैसे शिल्प उद्योग की बात करें, लघु उद्योग की बात करें, कुटीर उद्योग की बात करें, इस प्रकार के उद्योगों को बढ़ावा देकर के क्या कर सकती है? कृषि एवं सहायक क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार का सृजन कर सकती है। अगर पर्यटन का बढ़ावा देती है तो इससे भी क्या हो सकता है? रोजगार का सृजन हो सकता है। यानी अगर हम सातवें की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना, शिल्प उद्योग, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, हथकरघा उद्योग आदि को यदि बढ़ावा देती है, यानी हथकरघा उद्योग आदि को यदि बढ़ावा देती है तो क्या होगा? इसमें अतिरिक्त लोग जो प्रच्छन्न रूप से बेरोजगार हैं, जो अतिरिक्त लोग हैं, उनको इस क्षेत्र में यहाँ पर काम मिलना प्रारंभ हो जाएगा और इस तरह से कृषि एवं सहायक क्षेत्र में रोजगार का सृजन किया जा सकता है। तो यह है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है और प्रच्छन्न बेरोजगारी को दूर करने के लिए क्या उपाय है, कुछ उपाय बताइए। तथा इसके अंतर्गत अगर इंडिविजुअल रूप से कोई क्वेश्चन पूछता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार के सृजन के लिए कुछ उपाय सुझाइए, तो इसके अंतर्गत आप लोग जो 7 पॉइंट हमने बताया है, 7 पॉइंट के अंतर्गत आप लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग दूसरे बेरोजगारी को देखते हैं, मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी यह किस क्षेत्र में पाई जा रही है? कृषि एवं सहायक क्षेत्र में पाई जा रही है तथा असंगठित क्षेत्र में पाई जाती है। मौसमी बेरोजगारी क्या है? तो मौसमी बेरोजगारी का मतलब होता है कि कुछ विशेष मौसम में लोगों को रोजगार मिलता है, लेकिन वह विशेष मौसम चले जाने के बाद या वह विशेष मौसम समाप्त होने के बाद लोगों को रोजगार नहीं मिलता है। ऐसी बेरोजगारी को हम लोग मौसमी बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। कृषि क्षेत्र के अंतर्गत कुछ व्यस्त महीने होते हैं जहां पर सिंचाई की आवश्यकता होती है, निराई की आवश्यकता है, गुड़ाई की आवश्यकता है, तो है बुआई की आवश्यकता होती है, तमाम तरह के कृषि कार्य करने होते हैं और वह व्यस्त महीना होता है। उसमें तो लोगों को रोजगार मिलता है, लेकिन वह व्यस्त महीना समाप्त हो जाने के बाद उन लोगों को रोजगार नहीं मिलता है। और ऐसी स्थिति में किस प्रकार की बेरोजगारी उत्पन्न होती है? ऐसी स्थिति में मौसमी बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न होती है। इसी तरह से असंगठित क्षेत्र की बात किया जाए तो असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत भी इस प्रकार की बेरोजगारी हम लोगों को देखने को मिलती है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि कुछ लोग हैं जो ठेला लगाते हैं, खोमचा बनाते हैं या फिर ये तमाम तरह की चीज़ों को बेचते हैं, रोड पर बैठ करके बेचते हैं, तो कुछ विशेष मौसम होता है, जैसे तीज त्योहार का मौसम होता है, चाहे फिर मेला बाजार होता है, उस दौरान इन लोगों को रोजगार तो मिलता है, यानी कि इनकी सामान की बिक्री होती है, लेकिन अन्य समय की बात की जाए, अन्य समय में इनको रोजगार उपलब्ध नहीं होता है। तो असंगठित क्षेत्र में भी क्या होती है? इस प्रकार की बेरोजगारी को हम लोग मौसमी बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। स्पष्ट रूप से यदि कहें तो कुछ विशेष मौसम में इन लोगों को रोजगार उपलब्ध होता है, लेकिन उस विशेष मौसम के समाप्त होने के बाद
लोगों को जब रोजगार उपलब्ध नहीं होता है, बेरोजगार ही रह जाते हैं, वैसी बेरोजगारी को हम लोग मौसमी बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। तो यह है मौसमी बेरोजगारी। अगर शिक्षित बेरोजगारी की बात करें तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो शिक्षित हैं, उनके पास शिक्षा है, योग्यता है, परंतु सरकार के पास उनके लिए कोई अतिरिक्त सरकार के पास उनके लिए कोई रोजगार नहीं है। और यही कारण है कि वे लोग क्या हैं, शिक्षित होने के बावजूद भी, योग्य होने के बावजूद भी उन लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं होता है, और इस प्रकार की बेरोजगारी को हम लोग शिक्षित बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें चाहे शहरी क्षेत्रों की बात करें, हर क्षेत्रों में आज देखने को मिल रहा है कि बहुत से ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं जो उच्च डिग्री रखते हैं, लेकिन उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें रोजगार उपलब्ध नहीं होता है। तथा अगर हम लास्ट बेरोजगारी की बात करें, खुली बेरोजगारी यानी शिक्षित बेरोजगारी की बात लास्ट बेरोजगारी है, यानी चौथे प्रकार की बेरोजगारी जो खुली बेरोजगारी है। खुली बेरोजगारी है। खुली बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो अभी हमने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र में पाई जाती है, औद्योगिक क्षेत्र में पाई जाती है, या औद्योगिक क्षेत्र को ही हम लोग विनिर्माण क्षेत्र के नाम से जानते हैं, इसे भी हम लोग द्वितीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और खुली बेरोजगारी की यदि बात करें तो खुली बेरोजगारी औद्योगिक क्षेत्र में पाई जाती है। खुली बेरोजगारी की परिस्थितियां कब क्रिएट होती हैं? तो खुली बेरोजगारी की समस्या तब उत्पन्न होता है जब किसी देश की श्रम शक्ति ज्यादा हो तथा उसका औद्योगिक ढांचा छोटा हो। कहने का अर्थ यह है कि जहां पर काम करने वाले लोग ज्यादा हों, लेकिन वहां का जो औद्योगिक ढांचा है, वहां का औद्योगिक विकास है, वह औद्योगिक विकास श्रम शक्ति की मांग के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराने में असमर्थ होता है। और ऐसी परिस्थितियों में जो श्रम शक्ति है, जो योग्य होने के बावजूद भी उन्हें रोजगार नहीं मिलता है, उसे हम लोग खुली बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। यह परिस्थिति भारत में मैक्सिमम पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि भारत की अगर बात करें तो भारत में श्रम शक्ति ज्यादा है, लेकिन हमारा जो औद्योगिक विकास है, औद्योगिक ढांचा है, वह छोटा होने के कारण हम योग्य हैं, हम काम करने के इच्छुक हैं, लेकिन काम करने के इच्छुक और योग्य होने के बावजूद भी हमें औद्योगिक क्षेत्र में काम नहीं मिल पाता है, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र का जो ढांचा है वह छोटा है। और ऐसी स्थिति में क्या उत्पन्न होगा? ऐसी स्थिति में खुली बेरोजगारी उत्पन्न होगी। तो इसे ही हम लोग खुली बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। यानी कि स्पष्ट रूप से कहें, एक लाइन में कहें तो जब श्रम शक्ति ज़्यादा हो जबकि औद्योगिक ढांचा छोटा हो और सभी श्रम शक्ति को रोजगार उपलब्ध कराने में असमर्थ हो, ऐसी परिस्थितियों में जिस प्रकार की बेरोजगारी उत्पन्न होगी उसे हम लोग खुली बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। तो ये है आपका खुली बेरोजगारी। इस लेसन के अंतर्गत कभी कभी एक महत्वपूर्ण चीज पूछता है और वह है मनरेगा पर क्वेश्चन पूछता है। मनरेगा पर क्वेश्चन पूछता है, या तो कह देगा कि राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के विषय में क्या जानते हैं। यह बहुविकल्पी के लिए भी होता है, तथा कभी कभी इस पर लघु उत्तरी क्वेश्चन भी पूछता है, या फिर कहता है कि मनरेगा पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए, या मनरेगा से आप क्या समझते हैं। तो जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वह सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। अगर हम मनरेगा की बात करें तो राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2 सितंबर 2005 में पारित किया गया। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम का संचालन या क्रियान्वयन किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है?
तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। इस अधिनियम को बनाने के बाद इसे कब लागू किया गया, तो इसे 2 अक्टूबर 2006 में आंध्र प्रदेश से प्रारंभ किया गया। इसे हम मनरेगा कह रहे हैं। तो मनरेगा कैसे कहेंगे, तो एक्चुअली 2 अक्टूबर 2009 को इस अधिनियम का नाम परिवर्तन कर दिया गया। जो पहले राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के रूप में सितंबर 2005 में पारित किया गया था, उसे 2 अक्टूबर 2009 में उसका नाम परिवर्तन कर दिया गया और नाम परिवर्तित करके उसका नाम रखा गया महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। और इस तरह से इसका संक्षिप्त नाम हम लोग क्या कहते हैं, मनरेगा के नाम से जानते हैं, मनरेगा के नाम से जानते हैं। यह क्या है, हमने अभी चर्चा किया कि प्रच्छन्न बेरोजगारी की समस्या को समाधान करने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं, या हम कहें कि प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार के सृजन के लिए क्या कुछ उपाय हो सकते हैं। अभी हमने प्रच्छन्न बेरोजगारी के रूप में चर्चा किया। लेकिन क्या ऐसा लगता है कि हम तत्काल रूप में जो प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत जो उपाय सुझाए हैं उस उपाय को लागू कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? इसलिए कि हमारे पास उतने संसाधन नहीं हैं ताकि हम बुनियादी विकास भी कर ले, सरकारी विद्यालयों का विकास करें, चाहे हम अस्पतालों का निर्माण करें, चाहे 12मासी सड़कों का निर्माण करें, चाहे कोल्ड स्टोरेज बनाएं, चाहे भंडारण गृह का निर्माण करें। तमाम तरह की जो समस्याएं हैं ग्रामीण क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र में जो रोजगार की समस्या है, उस रोजगार को सृजन के लिए हम तमाम तरह की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराएं। इस प्रकार के हमारे पास संसाधन नहीं है, या हैं भी तो इसको करने में लंबा समय लग जाएगा। ऐसी परिस्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो हम लोगों ने क्या किया कि सितंबर 2005 में हम लोगों ने राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम को पारित किया गया, और उसके माध्यम से, यानी कि राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के माध्यम से क्या किए, काम का अधिकार लोगों को क्या दिए, काम का अधिकार दिए। और इस तरह से काम के अधिकार दिया गया, और उसका नाम यानी कि 2 अक्टूबर 2009 को इसको नाम परिवर्तित करके हमने क्या कर दिया, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कर दिया। इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। यानी एक वित्त वर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों में एक व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। यदि यह व्यक्ति, जो 100 दिन का रोजगार की बात हो रहा है, 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, तो वह उसे क्या किया जाता है, इसे जॉब कार्ड दिया जाता है, जॉब कार्ड दिया जाता है। और इसे जो जिसके पास जॉब कार्ड होता है उसे हम लोग जॉब कार्ड होल्डर कहते हैं। यानी कि जिस व्यक्ति के पास यह जॉब कार्ड है, यदि वह काम की मांग करता है और काम की मांग करने के बाद 15 दिनों के अंतर्गत काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसे, यानी कि जो व्यक्ति जॉब कार्ड जो धारक है, अगर वह काम मांगता है और 15 दिनों तक उसे काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो उसे क्या किया जाएगा, उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। दूसरा नंबर कि इस अधिनियम के अंतर्गत यह भी प्रावधान किया गया है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में काम उपलब्ध कराया जाएगा, वह
कार्यस्थल जहां पर कार्य करना है वह उस गांव से कितने किलोमीटर पर, 5 किलोमीटर से दूर नहीं होगा। यदि 5 किलोमीटर से दूर है तो उसको वेतन में 10% की अतिरिक्त देना पड़ेगा, अतिरिक्त वेतन देना पड़ेगा। इसके अंतर्गत, इस अधिनियम के अंतर्गत यह भी व्यवस्था किया गया है कि इस जो 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा उसमें स्त्रियों को, महिलाओं को वरीयता दिया जाएगा तथा उनका योगदान, महिलाओं का योगदान कितना परसेंट होगा, 33% होगा। अगर इस अधिनियम की बात करें तो यह अधिनियम आज 614 जिलों में, भारत के 614 जिलों में लागू है। तो यह है मनरेगा, यानी कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के सृजन के लिए भारत सरकार ने काम के अधिकार का सृजन किया और ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को पारित किया गया और राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति रोजगार मांगता है और उसे रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है, 15 दिनों के अंतर्गत रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो वह व्यक्ति जो कि काम मांग रहा है, बेरोजगार है, उसे हम बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। तो इस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में यह प्रावधान किया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिए इस प्रकार की कोई